सफ़र जो धूप का किया सफ़र जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। आप सभी साथियों का मैं पीसी यादव अपने एकेडमी प्लेटफार्म पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम संघीय मंत्रिपरिषद की चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हमने राष्ट्रपति से संबंधित वीडियो आपके साथ साझा किया था, जिसमें राष्ट्रपति की नियुक्ति से लेकर के उसकी शक्तियों तक का विवरण हमने दिया। तो संघीय मंत्रिपरिषद में चर्चा हम किस बिंदुओं की करने वाले हैं, आप देखते जाएं। संघीय मंत्रिपरिषद में हम इसके संगठन और इनकी अर्हताएं, जो मंत्री होते हैं उनकी अर्हताएं क्या होती हैं और कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या, सामूहिक उत्तरदायित्व जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ हम उन बिंदुओं पर भी विशेष फोकस करने वाले हैं जहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और जिनको पढ़ना आपके लिए अति आवश्यक है। तो संघीय मंत्रिपरिषद द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यहाँ अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य मंत्रिपरिषद से है। तो सर्वप्रथम अगर मंत्रिपरिषद की बात अगर देखें तो इनकी चर्चा कहाँ की गई है, अनुच्छेद 53 में की गई है। अनुच्छेद 53 में ये बताया गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। और उसका प्रयोग यानी राष्ट्रपति उस शक्ति का प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। और यहाँ अधीनस्थ अधिकारी कौन है, मंत्रिपरिषद है। तो संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। तो अनुच्छेद 74 के तहत यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 अगर देखें तो प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्रियों की अर्हता, नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, शपथ एवं वेतन तथा भत्ता आदि के बारे में विवरण दिया गया है। अगर इस प्रकार हम देखें सैद्धांतिक रूप से, तो संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है और राष्ट्रपति को सहायता तथा परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। किंतु परामर्श देने के लिए जो मंत्रिपरिषद है वही वास्तविक कार्यपालिका है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख मात्र होता है। राष्ट्रपति की समस्त कार्यपालिका जो शक्ति होती है उसका प्रयोग मंत्रिपरिषद करता है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के नाम पर इन शक्तियों का प्रयोग करती है। क्योंकि मंत्रिपरिषद कार्यपालिका शक्तियों की वास्तविक प्रयोग करता है, इसलिए अनुच्छेद 75 के पैरा 3 के तहत उसे लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। तो जो अनुच्छेद 75 में दिया गया है, इनके अर्हता, नियुक्ति, कार्यकाल, इन सब का हम बिंदुवार आपके साथ अभी परिचर्चा करने वाले हैं। आगे देखते हैं मंत्रिपरिषद का संगठन। मंत्रिपरिषद का संगठन कैसा होता है, उसकी रचना कैसे होती है। तो मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों, कैबिनेट, राज्य एवं उपमंत्री के समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के सभी मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री सम्मिलित होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होता है, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्रियों का जो समूह होता है वो सभी मंत्रिपरिषद में आते हैं। जहाँ तक है कि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं। तो यहाँ ध्यान ये देना है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है, इस बिंदु पर विशेष फोकस किया गया है। तो मंत्रिमंडल में कौन आता है, केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री, और मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री आते हैं, यथा कैबिनेट, राज्य या उपमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75 का पैरा ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होता है। वस्तुतः प्रधानमंत्री को अपने सहयोगी के रूप में ऐसे व्यक्तियों के चयन का पूर्ण अधिकार है जो उसके साथ मिलकर कार्य कर सकें।
प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेने के पश्चात अन्य मंत्रियों के नामों और उनके विभागों की सूची राष्ट्रपति को दे देता है। राष्ट्रपति सामान्यतः उस सूची पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है। यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को न मानी तो पश्चात स्वयं त्यागपत्र देकर संवैधानिक संकट उत्पन्न कर सकता है। ध्यातव्य है कि मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री पद धारण करते हैं। यहाँ प्रसाद कुछ समझिए पंजीरी, जैसे हम लोगों के यहाँ गांव में जो पूजा पाठ वगैरह होती है तो जब पंडित जी आते हैं कथा सुनाते हैं तो वहाँ कथा का जब अंत होता है, पूजा पाठ संपन्न हो जाता है तो प्रसाद बढ़ता है और प्रसाद के रूप में पंजीरी बढ़ती है। तो पंजीरी तो जो मंत्री पद है कैसा पद है? पंजीरी वाला पद है। जो अनुच्छेद 75 का पैरा 2 है इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही मंत्रीगण अपना पद धारण करते हैं। इसके साथ ही साथ आपको मालूम हो कि राज्यपाल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो राज्यपाल का पद भी पंजीरी वाला पद है। अब मंत्रियों की अर्हताएं देखें। क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर्स, किसी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति संसद का सदस्य हो। अनुच्छेद 75 के पैरा 5 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। अब आप ये देखिए, जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका का गठन किया जाता है वो व्यवस्थापिका से ही किया जाता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता। संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका का जो निम्न सदन होता है, लोअर हाउस होता है, वहाँ जिस दल का बहुमत होता है उस दल की सरकार बनती है और उस दल के सदस्य ही मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति उस समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह भी मंत्री पद धारण कर सकता है, यानी प्रधानमंत्री का पद भी धारण कर सकता है, लेकिन उसको अगले 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। कितने समय के लिए? 6 महीने के लिए उसको सदस्य बनना अनिवार्य है। ये बताया गया है अनुच्छेद 75 के पैरा 5 में। आगे अगर देखें, ऐसा कोई व्यक्ति जो व्यवस्थापिका के किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे 6 माह के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। एसपी आनंद बनाम एच.डी. देवगौड़ा 1996 का वाद है। एच.डी. देवगौड़ा तत्कालीन कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे। उस समय जब त्रिशंकु संसद हुई थी, 1996 की बात है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी 13 दिन के लिए, उसके बाद उनकी सरकार गिर जाती है। तब उस समय रामो वामो, राष्ट्रीय मोर्चा और वामपंथी मोर्चा दोनों मिलकर के संयुक्त मोर्चा की सरकार बनाती हैं और संयुक्त मोर्चा जो अपना नेता चुनती है वो एच.डी. देवगौड़ा को चुनती है। एच.डी. देवगौड़ा उस समय कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे और वे संसद के सदस्य नहीं थे। तो ये मामला जाता है कोर्ट में। कोर्ट इसको संज्ञान लेते हुए ये आर्डर जारी करता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो व्यवस्थापिका के किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। चाहे मुख्यमंत्री, चाहे मंत्री या प्रधानमंत्री, उसको नियुक्त किया जा सकता है। आगे जो ये भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है इसका दुरुपयोग किया जाता है। जब दुरुपयोग किया जाता है तो उसमें मामला क्या आता है कि ऐसा व्यक्ति जो व्यवस्थापिका के किसी सदन का सदस्य नहीं है और एक बार मंत्री नियुक्त किया जा चुका है उसे दोबारा मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। A.R. चौहान बना पंजाब राज्य 2001 का वाद है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें आदेश क्या दिया? इसमें आदेश ये दिया कि ऐसा कोई व्यक्ति जो व्यवस्थापिका के किसी सदन का सदस्य नहीं है, एक बार अगर मंत्री बन जाता है तो दोबारा उसे मंत्री नहीं बनाया जा सकता। हुआ इसमें ये कि जैसे किसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया, वह व्यवस्थापिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, भारतीय संविधान की शर्त के अनुसार अगले 6 महीने तक वह मंत्री पद धारण कर सकता है। 6 महीने के अंदर अगर वह व्यवस्थापिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा। हुआ ये कि जब 6 महीने बीत गया तो वह इस्तीफा दे दिया, यानी 6 महीने के पहले इस्तीफा दे दिया, उसको दोबारा से शपथ दिला दी गई
जो भारतीय संविधान में व्यवस्था दी गई है उसके आड़ में नेताओं ने ऐसी व्यवस्था की कि किसी भी व्यक्ति को दोबारा मंत्री पद पर शपथ ग्रहण करा दी गई और फिर ये कहा गया कि अगले 6 महीने तक ये रह सकते हैं। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने A.R. चौहान बनाम पंजाब राज्य 2001 के मामले में यह बताया कि ऐसा संभव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति संसद का या व्यवस्थापिका के किसी सदन का सदस्य नहीं है, वह 6 महीने तक ही रह सकता है। अगली बार बिना वह निर्वाचित हुए मंत्री पद धारण नहीं कर सकता। अब चर्चा करते हैं मंत्रियों के प्रकार की। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, यह बड़ा रहस्य बना होता है कि कौन कौन से मंत्री हुए, फलाना राज्य मंत्री हैं, फलाना कैबिनेट मंत्री हैं। तो मंत्रिपरिषद में कुल 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री और तीसरा है उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री को सहायता देने के लिए राज्य मंत्री तथा उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो जो कैबिनेट मंत्री होता है उसकी सहायता देने के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्य मंत्री का किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है। राज्य मंत्री को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है। ध्यातव्य है कि स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों के समान होते हैं और दोनों का वेतन भी समान होता है। इसको थोड़ा समझ लें। जैसे मैंने बताया कि मंत्रियों में 3 प्रकार होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री बनाए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी विभाग में कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जाता है, वहाँ केवल राज्य मंत्री बनाया जाता है और आगे देखते होंगे कि उसके नाम के आगे स्वतंत्र प्रभार लिखा होता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अगर कोई व्यक्ति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है तो ये तय है कि उस विभाग में कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। यही राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है यही कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य करता है और कैबिनेट मंत्री को जो भी सुविधाएं मिलती हैं, जो भी वेतन एवं भत्ते मिलते हैं, उसको प्राप्त करने का वह हकदार है। इस प्रकार जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया पिछले पेज पर कि जो मंत्रिमंडल होता है वो कैबिनेट मंत्रियों का समूह होता है और मंत्रिपरिषद जो होता है वह जितने मंत्रियों के प्रकार होते हैं, कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री, सभी को मिला करके मंत्रिपरिषद कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ अनुच्छेद 352 के पैरा 3 के तहत किया गया है। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही करेगा। यहाँ 2-3 चीजें हैं। पहली बात, चर्चा करें मंत्रिमंडल की। पूरे संविधान में कहीं पर भी मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र नहीं किया गया था। जो मूल संविधान था उसमें मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र कहीं नहीं किया गया। उसके बाद इसका जिक्र तब किया जाता है, ये जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1978 द्वारा मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जब सरकार बनती है तो 44वां संविधान संशोधन लाती है। इसके तहत अनुच्छेद 352 के पैरा 3 में इस शब्द को समाहित किया जाता है। और समाहित क्यों किया गया? इसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही करेगा। आपको मालूम है कि जब अनुच्छेद 352 की हम चर्चा कर रहे थे उसमें ये बताए थे कि मूल संविधान में कहीं पर भी लिखित सिफारिश की कोई बात नहीं की गई थी। उसी की आड़ में जब अनुच्छेद 352 का प्रयोग करती हैं माननीय इंदिरा गांधी जी, आपातकाल लागू करती हैं, उस समय लिखित सिफारिश नहीं करती हैं, मौखिक सिफारिश करके आपातकाल की घोषणा करवाती हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। तो जो सरकार उसके बाद आई, 77 का चुनाव होता है, उसमें कांग्रेस बड़े पैमाने पर सीटों को गंवा देती है, सरकार से बाहर हो जाती है। तो जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनती है जिसकी अगुवाई उस समय मोरारजी देसाई कर रहे थे। मोरारजी देसाई की सरकार जब बनती है तो वह 44वां संविधान संशोधन अधिनियम लाती है 1978 में और उसमें मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या मंत्रिमंडल शब्द को सर्वप्रथम किस संविधान संशोधन के जरिए शामिल किया जाता है? तो वो है 44वां संविधान संशोधन। ये भी प्रश्न आ सकता है कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में
किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 352 का पैरा 3। तो आगे बढ़ते हैं। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था में कोई भी पद अगर धारण करते हैं तो वहाँ शपथ ग्रहण की व्यवस्था भी की गई है। शपथ ग्रहण में क्या है? पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। उल्लेखनीय है कि मंत्रियों को पद की एवं गोपनीयता की 2 अलग अलग शपथ दिलाई जाती है। आपको मालूम है कि भारत में जो 3 सर्वोच्च पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों के शपथ का विवरण अनुच्छेद 60, 69 व 159 के तहत किया गया है। इसके अलावा जितने पद हैं उन सभी पदों को धारण करने वाले जो व्यक्ति होंगे वो शपथ ग्रहण करते हैं। अनुसूचित 3 में दिया गया जो प्रारूप है उसके अनुसार वे शपथ ग्रहण करते हैं। तो जो मंत्री पद धारण करेंगे या प्रधानमंत्री पद धारण करेंगे या मुख्यमंत्री पद धारण करेंगे, जो भी पद हैं उसको उदाहरण करते हैं। तो अनुसूचित 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष, यानी यथा जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति के समक्ष और जो राज्य मंत्रिपरिषद है राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। यहाँ ध्यान ये देंगे कि जो इनका शपथ है वो पद का अलग है और गोपनीयता की अलग है, 2 अलग अलग है। 2 अलग अलग क्यों हैं इसको आप समझ लें। पद की शपथ तो लेता ही है, जिस पद को वो धारण कर रहा है उस पद को शपथ लेता है। साथ ही साथ गोपनीयता की भी इसलिए लेता है कि जैसे जो भी मंत्रिपरिषद में या मंत्रिमंडल में जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो पूर्ण रूप से गोपनीय होंगे। अगर देखा जाए कि जब कोई फैसला किया जाता है मंत्रिमंडल की बैठक में, उसके पहले क्या फैसला लेने जा रहे हैं या अंदर बैठक में क्या फैसला लिया गया, अगर कोई व्यक्ति यानी जो मंत्री है वो आके मीडिया के जरिए किसी के जरिए ओपन कर देता है तो वह गलत है। ऐसा नहीं किया जा सकता है। उसमें अधिकृत किया जाता है। जिससे जब मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो उसमें किसी एक व्यक्ति को अधिकृत किया जाता है, वो जा कर के बताता है कि क्या क्या फैसला लिया गया। तो इनके अंदर गोपनीयता भी होनी चाहिए। जो मंत्री पद धारण करेंगे उनको पद की और गोपनीयता की 2 अलग अलग शपथ दिलाई जाएगी। यहाँ आप ये ध्यान देंगे कि ये तीनों का शपथ ग्रहण अलग है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 69 और राज्यपाल का अनुच्छेद 159। आगे देखते हैं मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या है। मंत्रिपरिषद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। मंत्रिपरिषद तभी तक अस्तित्व में रहती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि लोकसभा का जब कार्यकाल 5 वर्ष होता है तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष क्यों नहीं होता। जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसी दल से उसका निर्माण किया जाता है। अब जब उसी दल से उसका निर्माण किया जाता है, जब तक उसको बहुमत प्राप्त रहेगा तब तक वह सरकार में रहेगा। यानी जो मंत्रिपरिषद होगी जब तक उसको बहुमत प्राप्त रहता है तभी तक तो उस पद पर रहेंगे। मान के चलिए कि लोकसभा का चुनाव होता है और उस समय किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है, त्रिशंकु हो जाती है लोकसभा। कई दल मिला के सरकार बनाते हैं, सरकार बन जाती है, मंत्रिपरिषद का निर्माण हो जाता है। बीच में आपसी सामंजस्य में कोई कमी हो जाती है तो सरकार गिर जाती है, यानी कोई दल समर्थन वापस ले लेता है तो सरकार गिर जाती है, पर लोकसभा भंग नहीं होती। फिर दोबारा कोई सरकार बनती है। जब दोबारा कोई सरकार बनेगी तो अब आप समझिए कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कहाँ स्थिर है, क्योंकि पहले मंत्रिपरिषद और दूसरा मंत्रिपरिषद कार्यकाल लोकसभा का 5 वर्ष है, उसी में 1 या 2 मंत्रिपरिषद भी निर्माण किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार मंत्रिपरिषद का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। मंत्रिपरिषद अपने पद पर बनी रहती है
मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, किंतु व्यवहारतः व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री का कार्यकाल प्रधानमंत्री का उसके प्रति विश्वास पर निर्भर करता है। जैसे कोई मंत्री है, उसका कार्यकाल व्यवहारतः प्रधानमंत्री पर डिपेंड करता है। प्रधानमंत्री का जब तक विश्वास उस मंत्री पर है तब तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। प्रधानमंत्री कभी भी राष्ट्रपति से किसी मंत्री को उसके पद से हटाने की सिफारिश कर सकता है। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य है, अगर प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रपति से परामर्श करते हैं कि फला मंत्री को उसके पद से हटा दिया जाए, तो वह हट जाता है। उसके स्थान पर किसी नए मंत्री को शपथ दिलाई जा सकती है। तो इस प्रकार मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं है। मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, जो 91वां संविधान संशोधन 2003 था, उसके द्वारा अनुच्छेद 75 में उपखंड 1 का जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। आखिर इस प्रकार के संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? हुआ ये कि जैसे जब कोई सरकार बनती बिगड़ती तो उसमें दल बदल का बड़ा रोल होता। जैसे किसी भी दल को जब सरकार बनाने के लिए बहुमत ना मिलता तो कई दल मिलके सरकार बनाते, या कोई दल बड़ा दल है वो सरकार बनाता है, उसके कुछ सदस्यों की कमी है तो वो किसी दूसरे दल के सदस्यों को तोड़ लेता था और उनको लालच देता था कि आपको मंत्री बना देंगे, और मंत्री पद के लालच के चक्कर में दल टूट जाते थे और मंत्रियों की संख्या बेतहाशा बढ़ने लगी। किसी राज्यों में इतने मंत्री बना दिए जाते थे कि पता चलता था कि विभाग ही नहीं है। तो कोई खेल का मंत्री बनता है, कोई कूद का मंत्री बनता है। तो इसलिए संविधान में संशोधन किया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 ये बताता है कि जो व्यवस्थापिका का निम्न सदन है, व्यवस्थापिका का निम्न सदन या राज्यों पर भी लागू होता है और केंद्र पर भी लागू होता है। तो व्यवस्थापिका का जो निम्न सदन है उसका 15%, यानी व्यवस्थापिका का जितनी सदस्य संख्या है, जैसे मानो लोकसभा की सदस्य संख्या जितनी है उसका 15%, विधानसभा की सदस्य संख्या जितनी है उसका 15%, उससे अधिक मंत्रियों को शपथ नहीं दिलाई जा सकती। यानी मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया है किस संविधान संशोधन के जरिए? 91वें संविधान संशोधन के जरिए मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या को निश्चित कर दिया गया है। और वो निश्चय कितना किया गया है? निम्न सदन का 15%। सामूहिक उत्तरदायित्व, इस सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है? अनुच्छेद 75 का पैरा 3, अनुच्छेद 75 का पैरा 3 में ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका तात्पर्य है कि किसी मंत्री के कार्य के लिए अकेला वही मंत्री उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि उसके कार्य के लिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार अगर हम देखें कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है और सभी मंत्री एक दूसरे के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। मंत्री चाहे किसी भी सदन का सदस्य हो, सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होगा। सामूहिक उत्तरदायित्व में यह भी आवश्यक है कि यदि मंत्रिपरिषद बहुमत से कोई निर्णय ले तो सभी मंत्रियों को उसका समर्थन करना चाहिए। यदि कोई मंत्री उस निर्णय से असहमत है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि मंत्रिपरिषद का सदस्य होते हुए वह उस प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान नहीं कर सकता। सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में लॉर्ड मार्ले, जो प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक हैं, वो कहते हैं कि मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक ही साथ डूबते हैं, किंतु यदि प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी मंत्री को पदच्युत किया जाता है तब मंत्रिपरिषद का विघटन नहीं होता। यानी प्रधानमंत्री अगर किसी मंत्री को हटाने के लिए राष्ट्रपति से परामर्श करता है तब उस परिस्थिति में यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होगा। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के। और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति, और वो है अनुच्छेद 75 का पैरा 3। तो इस प्रकार अगर हम देखें, कुछ और हम जानकारी आपको बता दें कि जो मंत्रिपरिषद होता है उसकी जो बैठक होती है उसका कोई कोरम नहीं होता।
मतलब ऐसा नहीं है कि 1/10 भाग या 1/15 भाग मंत्रीगण उपस्थित होंगे तभी कोरम पूरा होगा। तो मंत्रिपरिषद की बैठक का कोई कोरम नहीं होता है। और मंत्रिपरिषद में अगर कभी मतभेद हो जाता है, जो मंत्रिपरिषद के विचारों से भिन्न विचार रखता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। आप उदाहरण देखेंगे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने 1950 में इस्तीफा दिया था। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि जो भी कंटेंट आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं ये आपकी परीक्षा के लिए, आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो इस प्रकार आज हम मंत्रिपरिषद की चर्चा किए हैं। अगली बार हम मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है, प्रधानमंत्री, उसकी चर्चा करेंगे। तो आप अगला वीडियो देखना ना भूलें। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।